दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने अखिल भारतीय सेवाओं में युवाओं को क्यों जाना चाहिए या अखिल भारतीय सेवाएं उनकी प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए, इस बारे में एक चर्चा की थी और ये भी जानकारी ली थी कि किस तरीके से एक ही प्रकार के सिलेबस को तैयार करके आप कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रतियोगी पदों के लिए प्रतिद्वंदिता कर सकते हैं। खासकर यूपीएससी, स्टेट्स की हिंदी भाषी स्टेट्स की पीएससी, व्यापम, रेलवेज़, बैंकिंग और साथ में एसएससी की भी। उसी कड़ी में हम लोगों ने बात किया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रतिभागियों के लिए बार बार एक बहुमूल्य विषय के रूप में, ज़्यादा अंक अर्जित करने वाले विषय के रूप में या नियमित रूप से पीएससी और यूपीएससी में जो विषय का चुनाव साक्षात्कार में, मुख्य परीक्षा में या निबंध लेखन में होता रहा है, वो विषय है नक्सलवाद, माओवाद। तो आइए आज इस विषय पर पहली कड़ी में इसका परिचय हम समझ लें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये किस तरह वाद में परिवर्तित हुआ, इसमें मिलिट्री का निर्माण क्यों है, इसमें हिंसा क्यों है, हिंसा का निर्माण कैसे हुआ, हिंसा का उपयोग किस रूप में है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने की क्षमताओं में ये निर्णायक भूमिका कैसे निभाता रहा है। इन सारे विषयों पर कई भाग में हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें ताकि प्रतिभागियों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि भारत में ही अलगाववाद का एक स्वरूप है या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संघर्ष का एक रूप है या जातीय संघर्ष का एक रूप है या ये हम कहें कि ये एक प्रकार की एक एथनिक जो है उसका स्वरूप है। तो हम इस पर बात करते हैं। बात प्रारंभ होती है 1818 में, 5 मई 1818 में ट्रायर नाम के एक जर्मन कस्बे में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नामकरण होता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आगे जाकर जर्मनी के कई विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और कानून के अध्येता होने के साथ साथ प्रोफेसर भी बनते हैं और इस विषय पर एक विचारक के रूप में उभरते हैं। उन्होंने इस विचार की परिणति या इस विचार के जन्म को आधारित माना 1899 की फ्रांस की क्रांति से, जिसमें ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके अधिकार समान है, वो वस्तुतः समान है। कोई बड़ा छोटा, कोई काला गोरा, किसी भी प्रकार का भेदभाव एक मानवीय भावना हो ही नहीं सकती। इस प्रकार के समान मानवीय, समानांतर, वैचारिक और आधिकारिक समाज के निर्माण की पृष्ठभूमि निर्मित हुई और इसी समान राजनीतिक अधिकारों की अवधारणा को कार्ल मार्क्स ने समान राजनीतिक अधिकार के रूप में ही समान आर्थिक अधिकार का एक जामा पहनाया और उस पर अध्ययन किया। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में वस्तुतः कृषक मजदूर ही हैं, उनकी ही संख्या ज़्यादा है, सारे संसाधनों का निर्माण वही कर रहे हैं। तो सारे संसाधनों के निर्माण करने के बाद भी सबसे दयनीय उनकी स्थिति क्यों है? तो उन्होंने पाया कि वस्तुतः ये किसी न किसी व्यक्ति, संस्था या किसी व्यवस्था के अधीन है और वो उनका दोहन करके ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का निर्माण करके उनका उपयोग और दुरुपयोग अपने लिए कर रही है। वो स्वयं को समृद्ध कर रही है और समुदाय निर्धन हो रहा है, व्यक्ति जो है धनी हो रहा है, समुदाय निर्बल हो रहा है, व्यक्ति बली हो रहा है। इस प्रकार की अवधारणा के स्वरूप का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का निर्माण करने वाला वर्ग ही संसाधनों का मालिक होना चाहिए और समानांतर समान राजनीतिक अधिकार के स्वरूप ही समान आर्थिक अधिकार भी हैं और आर्थिक संसाधनों को बराबर रूप से समाज में प्रतिनियोजित किया जाना चाहिए, नियोजित किया जाना चाहिए, उनका निवेश होना चाहिए, जिससे बेहतर समाज और सुखी समाज का निर्माण हो। इसी विचारधारा को कई बार मार्क्सवाद के रूप में और साम्यवाद के रूप में माना जाता है। मार्क्स ने इसको अपनी कृति
दास कैपिटल जो कि 3 भागों में, उसमें बड़े विस्तार से समझाया है और उसमें उन्होंने कई समाजों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी किया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दास कैपिटल में कहीं ना कहीं भारतीय जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का भी विवरण आया, उसका भी संदर्भ लिया गया और मार्क्स के साथ ही एंजल्स ने भी इसको समझने की कोशिश की और उसमें काफ़ी सहायता की। जब ये साम्यवाद की अवधारणा यूरोपीय विश्वविद्यालयों से आगे जब समाज में गई, मजदूरों के बीच में गई, तो वो संगठित होने लगे और अपने अधिकारों का मांग करने लगे और एक निरंतर संघर्ष की स्थिति निर्मित होने लगी। निरंतर संघर्ष की स्थिति निर्मित जब हुई तो उसका समाज पर और सत्ता पर प्रभाव पड़ने लगा और इसका सने सने विस्तार होने लगा। इस विस्तार में सबसे अमूल चूल जो उपलब्धि तब आई जब 1917 में 1917 में यूरोप के एक बड़े भाग में रशिया, जो तत्कालीन रशिया था, उसमें रोमनोव वंश के ज़ारशाही नाम से शासन चल रहा था, जो कि एक भ्रष्ट, लाल फीताशाही वाला और एकाधिकारवादी और प्रशासनिक आर्थिक दुरुपयोग पर आधारित शासन था, जो कि मजदूरों, कृषकों और दीगर व्यवसाय करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक आर्थिक अधिकार नहीं देता था। इसका एक सैन्य विरोध हुआ। ये कहना चाहिए कि इस हिंसात्मक विरोध हुआ। उस विरोध का नेतृत्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी, रूसी क्रांतिकारी लेनिन ने किया और अंततः 1917 में रोमनोव पराजित हुए, रोमनोव वंश के ज़ार पराजित हुए, उनकी राज सत्ता पराजित हुई, उनका पतन हुआ और पहली बार पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक मार्क्सवादी साम्यवादी अवधारणा पर आधारित सरकार रूस में बनी। और जिस सिद्धांत को लेकर वो बनी और जिसके नेतृत्व में बनी, उनका नाम था लेनिन और रूस में मार्क्सवादी स्वरूप को ही लेनिनवाद भी कहा गया। जब 1917 में ये क्रांति हुई और रूस में ये सफल हुई तो इसका विस्तार पूरे संसार में सामाजिक और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे समूहों पर पड़ा और उन्होंने इस विचारधारा को जानने की कोशिश की और वो इसकी तरह अट्रैक्ट हुए। बहुत सारे लोग, व्यक्ति, समाज, समूह, मजदूर संगठन, सामाजिक संगठन, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, अध्येता, टीचर, स्टूडेंट्स, समाज का हर वर्ग इस क्रांति को और इसके स्वरूप को जानने के लिए और जानने के बाद जुड़ने के लिए लालायित होने लगा। वस्तुतः ये रूस से विस्तार करता हुआ चीन में पहुंचा। चीन में, जो कि अपने आप में आर्थिक और राजनीतिक शोषण के कारण जर्जर हो चुका था, वहाँ पर बॉक्सर युद्ध हो चुका था जिसमें पराजित होने के कारण चीन जो है 7 भागों में बट गया। 7 यूरोपीय शक्तियाँ और एक एशियाई शक्ति जापान ने चीन पर अधिकार कर लिया और उसके सारे राजनीतिक आर्थिक अधिकार अधिग्रहित कर लिए और चीन एक तरीके से सारे यूरोपीय देशों का और जापान का गुलाम हो गया। इसमें एक आंतरिक संघर्ष हुआ। रूस की क्रांति से प्रेरणा लेकर चीन में माओ त्से तुंग नाम के एक शिक्षक ने अलग जगाने की कोशिश की और उसने भी सशस्त्र क्रांति का ही रास्ता चुना और अंततोगत्वा 1920 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 22 वर्षों के संघर्ष के बाद चीन में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई और चीन भी साम्यवादी गणराज्य बन गया। चीन में मार्क्सवादी साम्यवादी विचारों की स्थापना करने का जो प्रकार था और जो नेतृत्व करता थे माओ, तो उस विचारधारा को माओवाद का नाम दिया। और माओ की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। माओ ने कहा कि सत्ता का निर्माण बंदूक की नाल से होता है, अर्थात हिंसा सत्ता का एक अवश्यंभावी अंग होता है। तो मार्क्सवाद और माओवाद और लेनिनवाद, ये 3 वादों का मूल जो है वो कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद ही है, जो समानांतर एक समान आर्थिक अधिकारों का समाज में, समुदायों में वितरण करना चाहता है और उस वितरण पर ही आधारित
सरकार या सत्ता स्थापित करना चाहता है। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अगले भाग में भारत में इस पर पड़ने वाले प्रभाव और माओवादी क्रांति के लिए किए गए प्रयासों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।